हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दी ऑल सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे जितना आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, इलोंगेशंस तक पढ़ा है, लास्टिक कांस्टेंट पढ़ लिया हमने, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ लिया। तो इससे पहले मैंने एक एमसीक्यू सेशन लिया था आपका, जहाँ पे मैंने ये दिखाया था कि आपने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ लिया है, तो उसके बेसिस पे एसएससी और जैसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने सॉल्व किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो सोम की प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा, उसमें एमसीक्यू सेशन लिया हुआ है। ठीक है, अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलोंगेशंस, इलास्टिक कांस्टेंट, इनसे क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी में जो आपने पढ़ा है। तो क्या आपका पढ़ना जो है वो वर्थ है इतना कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे दे? आइए देखते हैं। तो दिस इज अवर एमसीक्यू सेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर अ गिवन मटेरियल इफ ई एन एंड एम एंड 1 अपॉन एम, तो बच्चों सबको पता है ये ई एन एंड 1 अपॉन एम। एन क्या है यहाँ पे देखो, उसने लिखा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ई तो यंग मॉडुलस है, एन इसने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को लिखा है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मैंने आपको कहा था सी और जी बोलते हैं, लेकिन अब इन्होंने कलाकारी करके एन भी निकाल दिया ताकि बस वो साइकोलॉजिकली आपको कंफ्यूज कर सकें। ठीक है, और 1 अपॉन एम जो है वो हमारा म्यू होता है। अब इन सब के बीच में रिलेशन ई सी म्यू समझ लीजिए, ई जी म्यू। तो आपको पता है बच्चों, ई जी पहले जो अपना याद होता है ना वो लिख लो, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ये आपने पढ़ा है बच्चों। अब जो उसने नाम दिए उससे कन्वर्ट कर लो 2n 1 प्लस 1 अपॉन एम। ठीक है ना, अब उसने तो अब आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर यहां आप कंफ्यूज होकर कुछ गलत लगा लोगे। तो ये याद रखो, पहला जैसे आपको याद है वो लिख लो, फिर देखो कि किसको क्या लिखा है। जी को n बोला है, म्यू को 1 अपॉन एम बोला है। तो ये आपने करा तो आंसर आ गया फर्स्ट, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? ए विल बी दी करेक्ट आंसर। कोई कंफ्यूजन किसी को है तो प्लीज बताएं। क्लियर है ना? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रिलेशन बिटवीन ई एंड एन इन गिवन बाय, अब देखो फिर वही है ई और जी के बीच में, तो ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। अब यहाँ डायरेक्ट दिया है, ये आप आंसर टिक करके आगे चल सकते हो। एसएससी जेई 2009 में पूछा गया, चलो पुराना है, इजी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला, द लिमिट ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0.25 0.15 0.5 0.65। सबको बताया था आपने कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यही होती है पॉइजन रेशियो की, जो कि एक नेचुरल रबर की होती है, नेचुरल रबर की। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। द लिमिट यही है, लिमिट 0 से 0.5 है ना। 0 हमने कॉर्क की बताई थी, 0.5 हमने नेचुरल रबर की बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन ई एंड एन, तो जो सेम क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो ना, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि कितना रिपीट हुआ है, 9 में 10 में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बच्चों अब बताओ, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था? दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, सिंपल, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। एसएससी जेईई 2011। ठीक है, अभी क्लोज भी आते रहेंगे हम लोग। ठीक है, पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज, तो आपको पता है बच्चों, लेटरल स्ट्रेन। ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये सेशन, लेकिन आपको 10-15 मिनट में ही पता चल जाएगा कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बस ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपका ट्रस्ट डेवलप हो कंटेंट के प्रति। ठीक है ना, तो पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल टू लेटरल, लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल। तो साफ है बच्चों, लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा रखा है सबको, लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताइएगा, या कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसको करेक्ट कर लेंगे। पॉइजन रेशियो डिफाइंड, अच्छे तो सेम रिपीट हो गया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक्सप्रेस एज, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बच्चों जी और म्यू क्या होता है? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, है ना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन कंप्रेसिव स्ट्रेन, नॉट टेंसाइल, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ये सब बेसिक क्वेश्चन बच्चों 11, 12, 13 तक पूछे जाते थे। अभी भी कभी कभी आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आते, अभी भी आ जाते हैं, लेकिन कम आते हैं। ठीक है ना, और ये लेवल जो मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सब तरह के लेवल के क्वेश्चन कराने हैं। इसके बाद डिफिकल्ट जो आ रखे हैं वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है ना, ये मत टेंशन लीजिएगा कि बस आसान आसान कर रहे हैं, सब तरह करेंगे। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है बच्चों? बताया था, हुक्स लॉ वैलिड है जब तक सिग्मा और स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है। तो कहाँ तक रहता है वो? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। एसएससी में एक बार ऐसा भी हुआ है, तो 2012 में हुआ है। अभी लेटेस्ट एसएससी में एक बार ऐसा भी हुआ है जब लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑप्शन में नहीं दिया था, तो उस केस में लास्टिक लिमिट को आंसर कर देना, अगर नहीं दिया होगा तो। नहीं तो वैसे क्लेम यही है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर गलत होगा वैसे, लेकिन अगर नहीं दिया और कुछ आंसर आपको करके आना है तो तब वो करके आना, बट वो क्लेम क्वेश्चन रहेगा, आप क्लेम भी कर सकते हैं उसे। लिस्ट 1 और 2 को मैच करिए बच्चों। यहां पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए और यहां उनकी डेफिनेशंस दी हुई है। अब जैसे यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या है?
lateral strain to linear, direct stress to normal strain, shear stress to shear strain, direct stress to compounding volumetric strain। तो साफ है बच्चों, डायरेक्ट स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। तो यंग्स मॉडुलस इज 1 2 3 4, तो 1 का है हमारे पास, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। पॉइजन रेशियो क्या है, लेटरल टू लीनियर स्ट्रेन, तो दैट विल बी ए, ठीक है। बल्क मॉडुलस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड डी, ठीक है। रिजिडिटी मॉडुलस क्या है, शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड सी। तो बी ए डी सी विल बी दी करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ मटेरियल हैविंग पॉइजन रेशियो 0.2। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है म्यू अगर 0.2 है तो बताइए रेशियो ऑफ ई टू जी क्या होगा। तो अब बताया तो ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस, तो 2 1 प्लस म्यू बचा है यहाँ पे, है ना। जी नीचे आ गया तो ये बचा, तो अब आप कर लीजिए 2 इंटू 1 प्लस 0.2, तो दैट विल बिकम 1.2, 1.2 विल बिकम 2.4, 2.4 विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई समस्या नहीं हो रही है ना, बस ऐसे ही चलते रहना है बच्चों। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ई के एंड म्यू। म्यू को उसने बोल दिया 0.25। अब देखो ये मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था बच्चों, बट कोई बात नहीं, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ई के म्यू के बीच में रिलेशन क्या है, पहले ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अब आप खुद देखिए 3k अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 इंटू 0.25। वैसे तो ये ओरली हो जाएगा बट मैं फिर भी लिख के दिखा रहा हूँ। 3k तो 2.5 मतलब 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, और 0.5 मतलब हाफ, हाफ इज 1.5, तो 1.5 के हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1.5k, खत्म। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो, अब ज़्यादा दूर का पेपर नहीं है, 17 का ही पेपर है, क्योंकि उससे पहले के तुम फिर भी बोलेंगे ऑफलाइन हुआ करते थे। अब 17 है, जब ऑनलाइन शुरू हो गया पेपर, तो ऑनलाइन हो गया तो तब ये क्वेश्चन जो है वो आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन रेशियो फॉर स्टील विद इन इलास्टिक लिमिट रेंज इज। स्टील के लिए बच्चों, अब स्टील के लिए क्या विद इन इलास्टिक लिमिट क्या रेंज रहती है, 0.15 टू 0.2, 0.25 टू 0.33, 0.25 टू 0.24, 0.33 टू 0.35। बताएं बच्चों इलास्टिक लिमिट रेंज फॉर पॉइजन रेशियो, जल्दी जल्दी आंसर करें। देखो बच्चों, सबको पता है मेटल की और एलॉयज की मैंने आपको बताई थी, मेटल एलॉयज की बताई थी ना रेंज, बस उसी रेंज से आंसर करना है। आपको बताया था मैंने कि 0.25 टू 0.33 जो रेंज है वो क्या है, मेटल एंड एलॉयज की रेंज है, मेटल और एलॉयज की रेंज है। लेकिन वो स्टील पूछ रहा है, स्टील मेटल में डक्टाइल मटेरियल हुआ, ठीक है, कास्ट आयरन नहीं, तो वो रेंज कहाँ तक जाएगी। तो 0.25 से अगर स्टार्ट है तो 0.25 टू ये 0.24 लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे तो यार फोटो खींची है मैंने, बट फिर भी चेक कर लेते हैं ये बैक रेंज क्यों लिखी है इसमें, पीछे की उल्टी रेंज लिखी है। .25 टू 0.33 चलते उल्टा, तो आंसर तो ऑब्वियसली बात है यही रहेगा, क्योंकि इसमें तो हमारा कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल भी आ जाता है। तो अगर स्टील की बात करें तो आंसर तो यही रहेगा, बट ये रेंज आगे तक थोड़ी सी बढ़ा सकते थे, पीछे से लिए 0.24, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भी दिख तो यही रहा है। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इलोंगेशंस ऑफ अ कोनिकल बार ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड दैट ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार ऑफ द सेम लेंथ। अब देखो रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ अ कोनिकल बार बच्चों, कोनिकल बार ड्यू टू इट्स ओन वेट एंड दैट ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार, डेल्टा एल फॉर सेल्फ वेट जो हमने देखा था यूनिफॉर्म बार के लिए, और ये है सेल्फ वेट कोनिकल बार के लिए। तो आपको याद होगा हमने क्या होता था, WL/2AE और WL/6AE बताया था ये। तो इसमें अगर आप सब कुछ कट कर दोगे, सेम लेंथ उसने बोला है, तो दैट विल बिकम 2/6, दैट विल बिकम 1/3। तो 1/3 विल बी दी करेक्ट आंसर, 1/3 विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, 1/3 विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A solid cube is subjected to equal normal force on all its faces,
ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है जिसमें इक्वल नॉर्मल फोर्स लग रहा है सभी फेसेस में। द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी x टाइम्स द लीनियर स्ट्रेन इन एनी ऑफ द 3 एक्सिस आर। देखो आपको क्या कह रहा है, एक सॉलिड क्यूब है जिसके सभी में इक्वल नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं। तो मतलब एक क्यूब अगर हम बनाएं और इक्वल नॉर्मल फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब यहाँ भी सिग्मा लग रहा है, यहाँ भी सिग्मा लग रहा है, यहाँ भी सिग्मा लग रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे में अगर आपको बोलें तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है दैट इज 1/e सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन 1 माइनस 2 म्यू, ये होता है। तो अगर मैं तीनों को सिग्मा कर दूंगा इट विल बिकम 3 सिग्मा अपॉन e 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी x टाइम्स द लीनियर स्ट्रेन, x टाइम्स द लीनियर स्ट्रेन। अब देखो लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, दैट विल बी सिग्मा अपॉन e 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है ना, ये होता है। तो अगर हम इसको बोलेंगे तो इट विल बिकम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ex, तो दैट विल बिकम x इज इक्वल टू 3, दैट विल बिकम x टाइम ऑफ ex, x इज इक्वल टू 3। तो C विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, आया था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बार ऑफ लार्ज लेंथ व्हेन हेल्ड वर्टिकली and subjected to a load at its lower end, its own weight produces additional stresses, the maximum stress will be। तो देखो बच्चों बहुत आसान है, यहाँ पे वो सिंपल कह रहा है, एक बार है, लार्ज लेंथ का बार है, when held vertically and subjected to a load at its lower end, इसके लोअर एंड पे हम कोई लोड भी लगा दें, या पी लोड ले तो पी लोड लगा दें, और साथ साथ इसका अपना वेट भी है। तो कह रहा है कि बताइए मैक्सिमम स्ट्रेस किस जगह पे होगा। तो बच्चों कहीं पर भी होगा तो स्ट्रेस मैक्सिमम यहीं, मैक्सिमम स्ट्रेस हमेशा कहाँ होता है, जहाँ से अटैच होती है बॉडी। तो यहाँ पे कह रहा है एट द लोअर क्रॉस सेक्शन, एट द बिल्ट इन सेक्शन, एट द सेंटर क्रॉस सेक्शन, एट एवरी पॉइंट ऑफ द बार। अब बताइए, बिल्ट इन अपर क्रॉस सेक्शन, एट द लोअर क्रॉस सेक्शन, सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड अपर पॉइंट ऑफ द बार। बताइए बच्चों कहाँ होगा मैक्सिमम, आपको ये पूछ रहा है। तो एट दी बिल्ट इन अपर क्रॉस सेक्शन, जैसे मैंने बताया एट द बिल्ट इन अपर क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल ठीक है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल टू द वर्किंग स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस जितना प्रोड्यूस हो रहा है प्रिज्मेटिक बार में वो वर्किंग स्ट्रेस के ही बराबर हो, तो ऐसे में द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार बिकम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0, मैक्सिमम, इन्फिनिटी, मिनिमम। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल नया तरीके का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताइए एक द स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्मेटिक बार, जितना प्रिज्मेटिक बार स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है P अपॉन A सिंपल, इज इक्वल टू द वर्किंग स्ट्रेस, वो अगर वर्किंग स्ट्रेस के ही बराबर हो, तो फिर ऐसे में द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार बिकम्स, कितना हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 0, इन्फिनिटी, या मैक्सिमम या मिनिमम। जल्दी बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं मार्क भी कर देता हूं क्योंकि ये आपको आगे टेस्ट सीरीज वगैरह में भी देखने को मिलेगा। एक सेकेंड ना, मार्क कर देता हूँ कि जो ढंग के क्वेश्चन होते हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं उनको जितना मार्क कर लिया जाए उतना अच्छा है। चलिए, और ये मेरे ख्याल से मेरे को ध्यान नहीं है कि एग्जैक्टली एसएससी में तो नहीं, ये किसी और पेपर में आया था ये क्वेश्चन, लेकिन आया था आपका। बताइए कुछ आइडिया। तो वो कितना होगा बच्चों, याद रखिए वो हमारी कंडीशन बनेगी कि भैया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सोचिए ना, हमारा सिग्मा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। अगर मैं एरिया को यहाँ पे इनफाइनाइट कर दूँ, तो इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ, 0/1, ठीक है ना, 1/0 मतलब। इसको ऐसे भी मत समझो, आप ऐसा समझो कि अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो इनफाइनाइट मतलब लार्ज वैल्यू, तो ये चीज़ किस में जाएगी, मिनिमम में। ये चीज़ किस में जाएगी, इसके अपोजिट मिनिमम में जाएगी। भाई इसको हम मैक्सिमम की तरफ ले जा रहे हैं तो ये चीज़ मिनिमम में जाएगी,
और मिनिमम मतलब हमारा वो स्ट्रेस जिस पे हमें काम करना है, वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे याद रखिए दैट इज शुड बी इनफाइनाइट, दैट शुड बी इनफाइनाइट। तो अगर हम एरिया को मैक्सिमम की तरफ ले जा रहे हैं तो इसका मतलब स्ट्रेस को हम बहुत मिनिमम की तरफ ले जा रहे हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग स्ट्रेस। समझ रहे बात, जिस पे आप वर्क कर सकते हो, जिससे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके वर्किंग में, समझ रहे ना, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट बच्चों। तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इलॉन्गेशन ऑफ अ कोनिकल वर्ड, ये तो मैंने कर लिया शायद 1/3। चलो क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ से आवाज आ रही है ना, क्लियर, वेरी गुड। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ अ बार इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन n:1, द प्रोपोर्शन विद विच द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द प्रिज्मेटिक बार बाय इट्स ओन वेट विल इंक्रीज इन द रेशियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा न्यू क्वेश्चन है। ऐसा हो सकता है कईयों ने करा भी हो पहले, लेकिन सही क्वेश्चन है। तो सिंपल है कि इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ अ बार आर इंक्रीज्ड बाय इन द रेशियो। देखो अब स्ट्रेस पूछ रहा है कि स्ट्रेस जो है वो कितना बदल जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। एक सेकेंड ना, तो स्ट्रेस कितना बदल जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा कि पहले मैक्सिमम स्ट्रेस हुआ क्या, दैट इज कॉल्ड W/A। अब अगर मैं इसको स्पेसिफिक वेट की टर्म में लिख लूँ तो इट विल बिकम, क्या होता है W, देखो स्पेसिफिक वेट की टर्म में W बाय, अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, देखो थोड़ा आसान कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे W को मैं स्पेसिफिक वेट, W क्या होता है, W बाय वॉल्यूम इजिकल्स टू स्पेसिफिक वेट होता है बेटा W, ठीक है। और यहाँ पे स्पेसिफिक वेट को अगर मैं लिखूँ W की टर्म में, तो इसमें मैं लेंथ लगा देता हूँ और यहाँ भी लेंथ लगा देता हूँ। देखो कर सकता हूँ, लिखने का तरीका देखेगा बच्चों, दोबारा बता रहा हूँ। ये W/A है, इसको अगर मैं W की जगह पे एरिया को इधर भी लेंथ मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी लेंथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो W/AL क्या हो जाएगा, W भाई एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, W/A इंटू L इज वॉल्यूम। तो सिंपल, तो स्पेसिफिक वेट लिख सकता हूँ मैं, स्पेसिफिक वेट इंटू L। क्यों लिखा मैंने स्पेसिफिक वेट, ताकि स्पेसिफिक वेट में कोई डायमेंशन नहीं आती है, W वेट में डायमेंशन आती है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू mg होता है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम आएगा। तो वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने उसे स्पेसिफिक वेट में कन्वर्ट कर दिया, अब सिर्फ डायमेंशन एक ही है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे क्या आ गया कि सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू L आ गया। तो वो कह रहा है कि अगर हम सभी डायमेंशन को n:1 के रेशियो में प्रोपोर्शन में बढ़ा दें, इफ ऑल डायमेंशन इंक्रीज इन रेशियो n:1, तो इसका मतलब क्या हो गया, L डैश जो है वो n टाइम्स ऑफ L हो जाएगी, है ना। तो ऐसे में सिग्मा डैश मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों, W इंटू एल डैश को हम L डैश यहाँ पे पुट करें एंड दैट विल बिकम W इंटू N इंटू L। तो अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि विच इज द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द प्रिज्मेटिक बार बाय इट्स ओन वेट। तो अपने वेट की वजह से मैक्सिमम ही कितना बढ़ जाएगा, तो सिग्मा डैश मैक्स अपॉन सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू दैट विल बिकम WNL अपॉन WL, इट विल बिकम n:1, इट विल बिकम n:1 बच्चे। बताइए क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, n:1 का रेशियो, मतलब बी विल बी दी करेक्ट आंसर, n:1 के प्रोपोर्शन से बढ़ जाएगा ये सिग्मा डैश का वैल्यू। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं बात। फॉर अ गिवन मटेरियल इफ E, C, K एंड M आर यंग मॉडुलस, शेयरिंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइसन रेशियो, द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड, डज नॉट होल्ड गुड। कौन सा रिलेशन सही नहीं है, देखो E = 9 3 k + c बताया था हमने, सही है। E = 2k 1 - 2 म्यू, ये कैसा रिलेशन है। इधर देखें E = 2c 1 + म्यू, सही है। E = 3c 1 - 2 म्यू, ये कैसा है। अब बताओ इसमें होल्ड्स गुड दो तो समझ में आ रहे हैं जो सीधा सीधा हमने पढ़े हुए हैं। E = 9kc / 3k + c, E = 2c 1 + म्यू। अब ये रिलेशन देखो, E = 2k 1 - 2 म्यू नहीं होता, 3k होता है, ये गलत है, ठीक है। इधर देखो 3k - 2, ये बताया था बच्चों मैंने, बिल्कुल सही है। इधर देखो E = 3c 1 - म्यू, क्या ये रिलेशन सही है। E = 3c 1 - म्यू, ये भी गलत है। लेकिन ये डज नॉट होल्ड गुड, तो वैसे तो आंसर यही होना चाहिए अगर E भी दिया है, लेकिन ये भी सही नहीं है कहीं से भी। तो मतलब ये क्वेश्चन जहाँ से भी बुक में पिक किया ये सही नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन भी कहीं से कोई बन नहीं रहा है। E = 3c 1 - कोई रिलेशन ही नहीं है ऐसा, तो ये भी जो है वो रॉन्ग रिलेशन है। तो जहाँ से भी ये दिए आंसर, दैट इज ऑल टू रॉन्ग्स, ऑल टू ऑप्शंस आर रॉन्ग। तो डज नॉट होल्ड गुड इज दिस। क्लियर है, समझ आ रही बात। बाकी दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि E, C, K एंड म्यू उसने बोला है, तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं है रिलेटेड, यहाँ पे वैसे भी नहीं है, बट चलो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिलेशन कोई भी बने लेकिन बनना चाहिए एग्जैक्टली रिलेशन, ठीक है। चलिए
तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है नहीं बच्चों, दैट इट्स, अब इसके आगे और भी जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके बार पेपर में आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।